हम्म तो बेसिकली आज के सेशन में हम कवर करेंगे लॉक शिपिंग। ठीक है, तो लॉक शिपिंग क्या है? लॉक शिपिंग बेसिकली एक हाई अवेलेबिलिटी सोल्यूशन है, एक डीआर सोल्यूशन है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? इसकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जैसे सपोज़ कर लो हम चाहते हैं कि हमारा एक प्राइमरी सर्वर है, एक हमारी प्राइमरी साइट है और एक हमारी डीआर साइट है। अब दोनों जगह सपोज़ करो कोई डिज़ास्टर हो तो दूसरे जगह भी हम अपना सेम डेटाबेस आप कर पाएँ। तो इसके लिए डीआर सोल्यूशन के लिए हम लॉक शिपिंग यूज़ करते हैं। कई सारी ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिस पे हम जो हम यूज़ करते हैं, जैसे क्लस्टरिंग हुआ, लॉक शिपिंग हुआ, या ऑलवेज ऑलवेज ऑन है। तो सबसे इनिशियल है लॉक शिपिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक टाइम फ्रेम में बैकअप जनरेट होते रहते हैं। जैसे हम जो टाइम फ्रेम हम देंगे 15 मिनट 10 मिनट, हमने जो जो हम स्टार्ट कर मतलब जो हम टाइम फ्रेम बेसिकली देते हैं, उस टाइम फ्रेम में हमारा बैकअप जनरेट होता है और वो दूसरे डीआर साइट पे जाके रिस्टोर हो जाता है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? बेसिकली इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हमारा, अगर सपोज कोई, बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा था लॉक शिपिंग के बारे में। तो मैंने बताया कि अगर 15 मिनट का हमने बैकअप शेड्यूल रखा है, तो अगर प्राइमरी साइट पे हमारा कुछ सपोज करो हमारा डेटाबेस करप्ट होता है और सेकेंडरी से हम सर्वर को ऑफ करते हैं, तो हमारा 15 मिनट का डेटा लॉस होगा। तो ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, पर इसमें क्या होता है कि एक तरफ बैकअप होता है और वो बैकअप फिर कॉपी हो करके डीआर साइट पे रिस्टोर हो जाता है। तो कुछ लेटेंसी रहती है, जितना हम 15 मिनट का लेके चलते हैं, 10 मिनट का लेके चलते हैं, उतना लेटेंसी हमको डेटा लॉस हमारा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होता है। ये सोल्यूशन हम वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पे हमारा लो बैंडविड्थ हो, क्योंकि ये रियल टाइम नहीं होता है। अब जैसे ऑलवेज ऑन अगर हमने कॉन्फ़िगर किया है तो वो रियल टाइम होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि ब्लॉक राइट होता है। एक ब्लॉक लिया गया जिसमें आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, वो जाके आपको दूसरी जगह अपडेट होता है। और उसमें भी दो मैकेनिज़्म है, सिंक्रोनस है और असिंक्रोनस है। वो आगे हम मिररिंग पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी क्लियरिटी होगी। अभी हम फिलहाल लॉक शिपिंग की डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉक शिपिंग में जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके बेसिकली लॉक शिपिंग में तीन मेन जॉब होते हैं। बैकअप जॉब होता है, कॉपी ओनली जॉब होता है, कॉपी जॉब होता है और रिस्टोर जॉब होता है। और एक लोग जैसे अलर्ट के लिए बोलते हैं कि अलर्ट जनरेट होने के लिए एक अलर्ट भी बोलते हैं। प्राइमरी हमारे 3 जॉब्स होते हैं। बैकअप जो कि प्राइमरी सर्वर पे चलता है, कॉपी और रिस्टोर वो सेकेंडरी सर्वर पे चलता है। ठीक है, और अलर्ट अगर कोई फेल्योर जनरेट होता है तो वो हमारा दोनों सर्वर पे अलर्ट होता है। नोटिफिकेशन कह सकते हो या अलर्ट कर सकते हो। तो अब बेसिकली क्या है कि लॉक शिपिंग कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। तो लॉक शिपिंग जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो अभी किसी भी हम प्रॉड इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या है, डोमेन कंट्रोलर है। मतलब हमारे पास एक डोमेन सर्वर होगा और 2 नोड होंगे। लॉक शिपिंग जो है एक साथ कई सारे सर्वर पे किया जा सकता है। एक प्राइमरी सर्वर से कई सारे दूसरे सर्वर कनेक्ट हो सकते हैं, है ना।
तो आप एक से मल्टीपल सर्वर हम कनेक्ट कर सकते हैं लॉक स्पिन के थ्रू। तो एक बैकअप जॉब प्राइमरी बिस पे चलेगा, बाकी सब पे रीस्टोर और कॉपी और रीस्टोर जॉब चलेगा। तो अब डोमेन में कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है? डोमेन में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास एक सर्विस अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। सर्विस अकाउंट क्या है? सर्विस अकाउंट कुछ है, मतलब एक डोमेन आईडी है जिसका कि पासवर्ड एक्सपायर्ड नहीं होता है। सर्विस अकाउंट वो आईडी है, तो सर्विस अकाउंट हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी एसक्यूएल की सर्विस होती है वो सर्विस अकाउंट से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जैसे हम एसक्यूएल की सर्विस बेसिकली क्या होती है, या लोकली चल रहा है या लोकली कॉन्फ़िगर होता है, और या फिर वो सर्विस अकाउंट के थ्रू कॉन्फ़िगर होता है। तो सर्विस अकाउंट में हम क्या करते हैं, डोमेन के अंदर ना सर्विस अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र्स क्रिएट होते हैं और उसी यूज़र्स का हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सीक्वल की सर्विसेज के लिए। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो मैंने दो सर्विसेज, मेरे दो सीक्वल इंस्टेंस हैं, सीक्वल इंस्टेंस 2 और सीक्वल इंस्टेंस 3, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों सीक्वल इंस्टेंस को मैंने एक सर्विस अकाउंट दे दिया है। सीक्वल टेस्ट करके एक यूज़र है और इसमें मैंने पासवर्ड मतलब सेट किया हुआ है। ये कहाँ से मिलेंगे? ये डोमेन से मिलेगा। मेरा मशीन डोमेन से ज्वाइन है, ठीक है। और डोमेन के यूज़र है, सीक्वल टेस्ट एक डोमेन यूज़र है और यहाँ पे हमने सर्विस अकाउंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो हमारा जो सीक्वल सर्विस चल रहा है वो सर्विस अकाउंट के थ्रू चल रहा है। और एजेंट सर्विसेज भी यही चल रहा है। एजेंट सर्विसेज क्या करता है, मतलब एजेंट सर्विसेज जो हमारे जो बैकअप जॉब होंगे वो एजेंट सर्विस ही चलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हमारे जो दोनों नोड होंगे उसका सीक्वल इंस्टेंस मतलब उसका जो सर्विस अकाउंट है सेम रखेंगे। जो यहाँ पे है वो दूसरे नोड पे भी हम वही देंगे। हम दूसरा सर्विस अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही सर्विस अकाउंट, मतलब एक इंस्टेंस हम एक सर्विस अकाउंट से चला सकते हैं, दूसरा इंस्टेंस हम दूसरे सर्विस अकाउंट से कर सकते हैं, पर वहाँ परमिशन चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या करना होता है कि जब जो भी सर्विस अकाउंट हम चूज़ करेंगे उसको, क्योंकि इसमें प्राइमरी सर्वर है जो लॉक स्पिन प्राइमरी सर्वर करता है, जिस पे बैकअप जनरेट होता है, वो प्राइमरी सर्वर के फोल्डर पे, यानी जो बैकअप वाला फोल्डर होगा, एक फ़ोल्डर बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर बना दिए हैं, आप देखोगे ये 2 फोल्डर मैंने बनाया है। एक लॉक स्पिन बैकअप के लिए फ़ोल्डर बना लिया है और एक रिस्टोर के लिए फ़ोल्डर बना लिया है। तो अभी मेरा यूज़र जो है वो क्या है, सीक्वल बैकअप, सीक्वल टेस्ट। तो मैंने सीक्वल टेस्ट को सिक्योरिटी में देखोगे, सीक्वल टेस्ट को मैंने यहाँ पे रीड और राइट का दोनों का दे दिया परमिशन, ठीक है। इसी तरीके से शेयरिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रीड और राइट का दिया हुआ है सीक्वल टेस्ट को। मतलब बैकअप लेते समय ये इसमें क्या करेगा, राइट करेगा, और दूसरा जो है रीड करके इस फोल्डर से, ये दूसरा एक फ़ोल्डर हमने बनाया है कि इसमें पहला बैकअप होगा, यानी पहला इंस्टेंस जो है, चूँकि हमारा अभी मैंने अभी एक ही मशीन पे ये सारे चीज़ें करी हैं, है ना, इसी पे 2 इंस्टेंस बने हुए हैं। तो मैंने ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो पहला फ़ोल्डर है वो पहले सर्वर पे है और ये जो दूसरा फ़ोल्डर है वो मेरा दूसरे सर्वर पे है। तो पहले सर्वर पे मैंने रीड और राइट, सीक्वल टेस्ट को रीड की भी परमिशन दी है और राइट की परमिशन दी है। तो रीड राइट की परमिशन दी है कि जो पहला इंस्टेंस है
SQL2 वो इस पे डेटा राइट कर पाए, यानी बैकअप राइट कर पाए। और रीड का इसलिए दिया है कि जो SQL2 इंस्टेंस मेरा दूसरा इंस्टेंस है SQL3, वो इससे रीड कर पाए और लॉग शिपिंग वाले फोल्डर पे राइट कर पाए। लॉग शिपिंग वाले फोल्डर पे राइट करेगा और रिस्टोर करते समय फिर यहाँ से रीड करेगा। तो दोनों फोल्डर पे रीड राइट की परमिशन मेरे को सेम SQL ID को, यानी SQL टेस्ट को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर मेरा सपोज कर लो यहाँ पे दूसरा SQL इंस्टेंस होता, मतलब अगर मैं दूसरी सर्विस ID यूज़ करता, तो उस केस में हम देख सकते हैं। दूसरे केस के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहला एक सर्विस अकाउंट चाहिए होगा। तो उसके लिए हम एक सर्विस अकाउंट पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मैंने अभी लोकल सर्वर पे ही कॉन्फ़िगर किया है और लोकल सर्वर में जो यूज़र्स है उसी को मैंने परमिशन दे दिया। ये सेम सिनेरियो हम डोमेन में भी कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, तभी एक यूज़र हमने SQL टेस्ट बनाया था, एक यूज़र और बना लेते हैं, SQL टेस्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है, और इसका पासवर्ड रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको मेंबर चेंज कर देते हैं, इसका एडमिन कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो मेरी SQL टेस्ट SQL3 ID है, यहाँ पे इसको हम SQL2 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो SQL2 होगा इंस्टेंस, उस पे हमने परमिशन दे दिया, SQL टेस्ट ID को दे दिया है। और SQL3 जो SQL सर्वर इंस्टेंस है, वो SQL टेस्ट 2 यूज़र को हमने परमिशन प्रोवाइड कर दी। अब देखो ये टेस्ट 2 हो गया और यहाँ पे हमें इसको भी हम चेंज कर देते हैं, टेस्ट 2 कर देते हैं और इसको तो दोनों हमने चेंज कर लिया। अब हमें परमिशन चेंज करना पड़ेगा, यानी अब आपको मैं अब परमिशन हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने बताया था कि राइट करने के लिए, यानी पहले वाले फोल्डर, ये हमारा लॉग शिपिंग बैकअप का फोल्डर, इसमें हमें क्या परमिशन देनी है, इसको एडिट करने पे इसको हमें सिर्फ और सिर्फ राइट की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने राइट का परमिशन दिया और SQL टेस्ट को रीड का परमिशन दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने राइट का दिया और इसको रीड का दे दिया। ठीक है, सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेयरिंग में भी चेंज कर देते हैं। इसको हमने दिया और रीड राइट दोनों हो जा रहा है।
इसको हम सिर्फ रीड का देंगे और इसको रीड राइट दोनों का हो गया, ठीक है। दूसरा इस पर भी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे राइट और रीड का देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, सीक्वल इंस्टेंस सेकंड को, पहले वाले पे तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे वाले इस फोल्डर पे यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसको रिमूव कर सकते हैं और हम राइट और रीड दोनों का देना पड़ेगा। नहीं पता। राइट और रीड दोनों का। क्योंकि इस पे यहाँ से तो रीड करके यहाँ पर राइट कर रहा है, राइट करने के लिए दूसरे वाले इंस्टेंस को यानी सीक्वल्स टेस्ट को चाहिए और फिर इसी से रीड करके रिस्टोर भी करेगा। और शेयरिंग में रीड राइट दोनों का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो लॉग शिपिंग के लिए डेटाबेस का जो रिकवरी मॉडल होना चाहिए वो फुल और बल्क लॉग सपोर्ट करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। सिंपल रिकवरी मॉडल लॉग शिपिंग सपोर्ट नहीं करता है, ये हमेशा फुल और बल्क लॉग सपोर्ट करता है। तो अगर हमारे डेटाबेस का रिकवरी मॉडल फुल और बल्क लॉग है तभी हम लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि अब जैसे मेरा डेटाबेस है करप्शन टेस्ट डेटाबेस है, तो इसका रिकवरी मॉडल क्या है हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी रिकवरी मॉडल मेरा फुल है। तो फुल या बल्क लॉग होगा तो ही हम मैं कह रहा था लॉग शेपिंग में जैसे ये बोला जाता है ना कि अपना सिंपल वाला नहीं चलता है ना, सिंपल रिकवरी मॉडल नहीं चलता, उसमें बल्क हाँ। चलता है और एक ये फुल चलता है ना। बल्क का मैं इतना समझता हूँ कि जब कोई फाइल लॉग तभी जनरेट होता है जब बल्क में कोई रिकॉर्ड अपलोड होते हैं, ऐसे ही होता है ना। हाँ, बेसिकली क्या है, बल्क रिकवरी मॉडल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कुछ बल्क ऑपरेशन चलता है। मतलब अच्छा। बल्क ऑपरेशन क्या होता है, बल्क ऑपरेशन वो नहीं है कि हमने सेलेक्ट स्टार इनटू कर दिया, ये बल्क नहीं है। नहीं, जैसे कोई बीसीपी बल्क ऑपरेशन वो होता है कि जहाँ बाहर से हमने कोई डेटा, जैसे सपोज करो बाहर से मेरी कोई एक्सेल फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, या मेरे पास कोई रॉ डेटा है, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ अपने सीक्वल सर्वर के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ। बराबर, इस तरीके का ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड बल्क ऑपरेशन। ठीक है, तो बल्क बल्क ऑपरेशन हमें रिकवरी मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी, बेसिकली बल्क रिकवरी मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या है। बल्क रिकवरी मॉडल इसलिए क्योंकि ये टास्क जो होते हैं वो मिनिमल लॉगिंग होते हैं। लॉगिंग इन द सेंस कि ये जो होते हैं, सपोज कर लो एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल है, कभी किसी ने बताया था मुझे कि जैसे सपोज कर लो एक मेरे पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे क्या हो रहा है कि पैकेट आ रहा है, वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है, उसका काम है कि जो भी पैकेट आता हो उसको नोट करना है, डायरी में रजिस्टर पे उसने नोट करना है। तो जो भी आ रहा है पैकेट वो नोट करता जा रहा है, वो लिखता जा रहा है, दैट वो तुम्हारा ये काम कर रहा है, सपोज करो ट्रांजैक्शन लॉग का काम कर रहा है। ठीक है, बराबर। अब क्या हुआ कि एक ट्रक पैकेट आ गया, एक ट्रक आया जिसमें बहुत सारे पैकेट हैं। तब वो उसने क्या किया कि सारे पैकेट का उसने ना लिख करके उसने लिख दिया कि एक ट्रक पैकेट आए हुए हैं, 100 पैकेट 200 पैकेट, बस उसने एक लाइन यही लिख दी, समझे। और हो गया काम। अब उसमें क्या रजिस्टर में यानी लॉग में यही लिखा गया कि भैया एक ट्रक आया। तो यही चीज होता है बल्क लॉग में, कि बल्क लॉग में मिनिमम लॉगिंग होती है। अभी यहाँ पे 100 पैकेट आए, उसकी एक की एंट्री नहीं है, वहां पे बस एक ट्रक की एंट्री है। तो जब कोई डिसास्टर होता है, कुछ भी होता है, हम क्यों बोलते हैं फुल रिकवरी मॉडल क्यों जरूरी है। तो अब
इस समय अगर कोई हमारे पास सपोज करो कुछ हैपन हो जाता है, डेटाबेस में करप्शन है, तो हम डेटाबेस रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे समझ पास गया। ये जो लॉगिंग है वो कंप्लीट नहीं है। जो ट्रांजैक्शन लॉग में बराबर। कुछ भी जो राइट हुआ है वो हमारे पास पूरा नहीं है, तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा सिस्टम अप होता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो ट्रांजैक्शन लॉग रीड करता है। ट्रांजैक्शन लॉग में जो भी लिखा होता है पहले वो उसको चेक करता है। उसके बाद वो क्या करता है, टेक्निकली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी तुम्हें बता रहा हूँ कि पहला तो ट्रांजैक्शन लॉग रीड करेगा। उसके बाद हमारे पास है दो ऑपरेशन है, एक होता है रिड्यू और रीडो बोलते हैं, और दूसरा होता है अंडू बोलते हैं। अंडू। तो ये क्या होता है, बेसिकली जो कमिटेड ट्रांजैक्शन है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कमिट हो चुके हैं, वो ट्रांजैक्शन तुम्हारे जो कमिटेड में जो डेटा फाइल है उसके अंदर राइट हो जाएंगे, और जो बराबर। अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है उसे रोल बैक कर दिया जाएगा। ये काम होता है बराबर। रिड्यू का। तो ये जब भी डेटाबेस स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होने के बाद रिबूट करते हो, कुछ भी करते हो, ये चीज हमेशा ही होती है। इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि जो बड़े डेटाबेस होते हैं वो इन रिकवरी चले जाते हैं। अब इन नहीं चले रिकवरी जाते का हैं। मतलब ये नहीं होता है कि डेटाबेस में करप्शन आ गया, कुछ हो गया। इन रिकवरी में हमें हमेशा थोड़ा देर वेट करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े डेटाबेस अच्छा। होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। अब वो क्या होते हैं, अब वो ट्रांजैक्शन रीड करने में उतना टाइम ले लेते हैं कि वो रोल फॉरवर्ड और अपना रिवर्ट में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे फिर क्या होता है कि थोड़ा वो डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है, जिसके कारण वो इन रिकवरी दिखाता है। समझे? तो बेसिकली इसका यूज ये है। अब जो मैं बता रहा हूँ फुल रिकवरी में क्या होता है, फुल रिकवरी मॉडल हमेशा रिकमेंड इसलिए किया जाता है कि इसमें पॉइंट इन टाइम रिकवरी पॉसिबल है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। अच्छा। इसमें आप एक, अगर सपोज कर लो मेरा बैकअप का मॉडल ऐसा है कि मेरा बहुत बड़ा डेटाबेस है, मैं वीकली फुल बैकअप लेता हूँ, और डेली मैं डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ, और आवरली बेसिस में ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप लेता हूँ। तो अब मेरा ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप जो हो गया वो आवरली हो गया, यानी मेरे पास अब जो मेरा गैप आ गया 1 घंटे का आ गया। लेकिन अगर सपोज कर लो 10 बजे मेरा ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप हुआ था, 10:20 पे मेरे डेटाबेस में करप्शन आ गया। ओके। 10:20 में मेरे डेटाबेस में करप्शन आ गया। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं कैसे उसको रेक्टिफाई करूँ, कैसे पॉइंट इन टाइम रिकवरी मैं पॉसिबल कर पाऊंगा। तो इसके लिए सबसे इसमें हमारे सीक्वल में प्रोविजन है टेल लॉग बैकअप का प्रोविजन। तो टेल लॉग बैकअप क्या होता है, यानी पूछ वाला बैकअप जैसे कहते हैं ना, जैसे जब भी डेटाबेस में करप्शन आया तो हम बैकअप लेते हैं। पहला काम हमारा होता है बैकअप लेना। बैकअप डेटाबेस मेरा एक्सेसिबल हो या ना हो, अगर डेटाबेस एक्सेसिबल है तो हम नॉर्मल बैकअप लेंगे, बैकअप लॉग और डेटाबेस का नाम देते हैं और फाइल का पाथ दे देते हैं, बैकअप हो जाता है। लेकिन अगर डेटाबेस एक्सेसिबल नहीं होता है तब भी बैकअप होता है, बैकअप लॉग टेबल डेटाबेस का नाम देते हैं, और विथ उसमें एक क्लॉज रहता है विथ कंटिन्यू आफ्टर एरर। तो कंटिन्यू आफ्टर एरर का जो क्लॉज हम देते हैं उससे हमारा क्या होता है कि वो इवन हमारा डेटाबेस बैकअप मतलब हमारा एक्सेसिबल नहीं है फिर भी हमारे ट्रांजैक्शन लॉग का बैकअप हो जाता है, आ सकता है। अब फिर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन लॉग का बैकअप होता है और वो डेटाबेस को एंड रिकवरी अपना नो रिकवरी मोड में कर देता है। नो रिकवरी देखो 3 तरीके के मोड होते हैं। पहला होता है रिकवरी मोड, जब भी डेटाबेस रिस्टोर करते हैं तभी मैं बताता हूँ, तो विथ रिकवरी बोलते हैं। विथ रिकवरी का मतलब ये होता है कि आपका डेटाबेस कंप्लीट है, अब इसके अंदर किसी और मतलब सारा जो रूम है वो फुलफिल हो चुका, कोई और रूम नहीं है जिसमें हम और कोई किसी और ट्रांजैक्शन लॉग के लिए वेट नहीं कर रहा है ये, ठीक है। इसमें किसी मतलब ट्रांजैक्शन लॉग की कोई गुंजाइश नहीं है रिस्टोर करने की। नो रिकवरी का मतलब है कि इसमें हम और भी ट्रांजैक्शन लॉग रिस्टोर कर सकते हैं जो कि सीक्वेंस में होता है, ठीक है। और स्टैंड बाय मोड एक होता है। स्टैंड बाय मोड तब जब हम करते हैं, जैसे स्टैंड बाय मोड में हमारा डेटाबेस क्या होता है कि एक्सेसिबल होता है, जब
अब रिस्टोर मोड में होता है तो डेटाबेस एक्सेसिबल नहीं होता है। अब उसमें क्या होता है कि हम कोई क्वेरी करना चाहे तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टैंड बाय मोड में क्या होता है, स्टैंड बाय मोड में हम डेटाबेस के अंदर क्वेरी भी करते हैं। और इसमें एक क्या होता है कि टफ फाइल बनती है। टफ फाइल जो होती है बेसिकली वो क्या होता है कि ट्रांजैक्शन अनडू फाइल बोलते हैं। और ये फाइल जो होती है वो हमेशा स्टैंड बाय मोड में ही बनती है, रिकवरी मोड में नहीं बनती है। ये लॉक शिपिंग के केस में भी बनता है। अब इसमें क्या है कि इसमें बेनिफिट क्या है कि जो ट्रांजैक्शन अनडू फाइल जो होती है, अगर मैं लॉक शिपिंग के टर्म में बात करूं तो अगर किसी ने ट्रांजैक्शन अनडू फाइल टफ फाइल TUF बोलते हैं, डबल एफ, हाँ डबल, अच्छा TUF, हाँ TUF बोलते हैं, अगर वो डिलीट कर दिया किसी ने तो हमारा लॉक शिपिंग करप्ट हो जाएगा, उसे हमें फिर से कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी सपोज करो प्राइमरी सर्वर पे मैंने कोई बैकअप लिया, ठीक है, बैकअप ले लिया और उसके बाद अभी बैकअप हो ही रहा था कि कुछ और ट्रांजैक्शन आ गया, तो वो क्या करता है, उनको भी वो क्या करता है कि उसका भी बैकअप एक सेपरेट फाइल में ले करके और उसको जो आगे फॉरवर्ड कर देता है, जो हमारा सेकेंडरी सर्वर है ना, सेकेंडरी सर्वर पे ट्रांसफर कर देता है। सेकेंडरी सर्वर पे वो उसी जगह रिस्टोर होता है जहाँ पे हमारी जो डेटाबेस की फाइलें होती है ना वहीं पे रहेंगी और वहाँ पे वो फाइल बन जाती है। अब जब नेक्स्ट बैकअप हमारा आता है तो वो चेक करता है क्या ये ट्रांजैक्शन इस बैकअप में है, अगर वो है तो वो फिर रोल फॉरवर्ड और रोल बैकवर्ड जो चीज़ें चलती हैं वो कमिट कर देता है। तो ये फाइलें टफ फाइल ये डेटा कंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, अब लॉक शिपिंग में और चीज़ें क्या होती हैं, लॉक शिपिंग में बेसिकली जो हम बता रहे थे कि पहला चीज़ ये होता है कि ये मतलब ट्रू HADR सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक लेटेंसी है। जितना टाइम हमारा बैकअप कॉपी होकर के वहाँ रिस्टोर होने में लगे उतने टाइम जब भी हमारा अगर कोई प्राइमरी सर्वर पे अगर हमारी कुछ हैपनिंग होती है तो सेकेंडरी सर्वर पे हमारा क्या होगा, 15 मिनट का 10 मिनट का डेटा लॉस हमेशा रहेगा। तो ट्रू HADR सोल्यूशन नहीं है। ये वहाँ इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे बैंडविड्थ कम होती है, क्योंकि ये लो बैंडविड्थ पे काम करता है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं करता, रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, ये इस मैकेनिज्म पे चलता है। और ये मैकेनिज्म ऐसा है कि एक साथ कई सारे साइट पे हम सेम डेटा को रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसकी एक खासियत है। ठीक है। अब लॉक शिपिंग में क्या होता है कि मेनली जो हमारे जॉब हैं, बैकअप जॉब होता है जो कि प्राइमरी सर्वर पे चलता है, कॉपी ओनली जॉब वो सेकेंडरी सर्वर पे चलता है, रिस्टोर जॉब भी सेकेंडरी सर्वर पे चलता है, और अलर्ट दोनों पे होते हैं। अगर प्राइमरी जॉब फेल होता है तो उस पर अलर्ट आएगा, बैकअप कॉपी कोई भी जॉब फेल होता है तो उस पर अलर्ट जनरेट होता है। ठीक है। अब रही परमिशन की बात। परमिशन पे मैंने ऐसे बताया कि जब भी अभी हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो हमेशा कैसा इन्वायरमेंट होगा, हमें जब भी मिलेगा वो हमें डोमेन बेस्ड इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है। डोमेन बेस्ड इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक सर्विस अकाउंट होता है। सर्विस अकाउंट क्या है, कुछ नहीं है, एक डोमेन आईडी है। जैसे जब भी डोमेन आईडी कॉन्फ़िगर होती है, एक डोमेन आईडी है जो कि इसका पासवर्ड जनरली क्या होता है, ये पासवर्ड एक्सपायर्ड नहीं होते हैं सर्विस अकाउंट के, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है लेकिन ऐसा प्रोविज़न रहता है कि करते नहीं है जल्दी, है ना। तो अब सीक्वल सर्वर का जो भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो हमें क्या करेंगे कि हम सर्विस जो होगा वो इन जो हमारी सर्विस अकाउंट है उसके थ्रू चलेगा। एक तो होता है हमारे लोकल एंटी सर्वर अथॉरिटी ऐसे करके चलाते हैं, और एक होता है इससे चलाना, है ना। आप जो सर्विस अकाउंट है इसमें बेनिफिट क्या होता है, क्यों इसमें परमिशंस के ऊपर सबसे ज़्यादा खेल है। क्योंकि जब सपोज करो दो डिफरेंट सर्वर होंगे तो आप शेयर जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि ये जो फोल्डर होगा मेरा जहाँ पे मेरा बैकअप जनरेट होगा, बैकअप तो किसी फोल्डर पे होगा, अब उस फोल्डर पे रीड राइट करने के लिए मेरे को परमिशन चाहिए होगा। तब जब डोमेन आईडी होगी तो उससे परमिशन देने में आसानी होगी, ना कि मेरा इस एंटी वाले पे। क्योंकि अगर सपोज करो दूसरे यूजर पे मेरे को परमिशन देना है तो लॉगिन करना पड़ेगा, तो थोड़ा फिर दिक्कत रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम सिंपली
सर्विस अकाउंट रखते हैं यानी डोमेन आईडी रखते हैं और उसे हम यहाँ पे परमिशन दे देते हैं। तो राइट करने के लिए मेरे पास जो बैकअप फोल्डर में डेटा राइट हो यानी बैकअप राइट होगा, राइट का परमिशन देंगे पहले वाले को जो सीक्वल आईडी होगी। जैसे यहाँ पे हमने सीक्वल 1 को राइट का दे दिया है और सीक्वल 2 जो टेस्ट आईडी है वो रीड करेगा, इससे यहाँ से रीड करके दूसरे फोल्डर पर राइट करेगा। मैं ये एजम कर रहा हूँ कि ये पहला फोल्डर मेरे पहले सर्वर पे है और दूसरा फोल्डर दूसरे सर्वर पे है, बराबर। ठीक है। और इसको शेयर कर दो आप। अभी क्या करना है, सिंपली अब हम इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहला हमने देखा कि हमारा जो डेटाबेस का रिकवरी मॉडल क्या है। रिकवरी मॉडल हमारा यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि फुल ऑप्शन में आगे हमारा फुल है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बैकअप लेना है, फुल बैकअप लेना है और इसको रिस्टोर कर देना है। अभी देखो ये जो परफॉर्म करते हैं परफॉर्म चेकसम, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई मेरा डेटाबेस 100 GB का है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं बैकअप लूँ वो 100% परफेक्ट हो, फेल ना हो, तो उसके लिए परफॉर्म चेकसम बिफोर राइटिंग टू मीडिया, समझे। अच्छा, ये अगर आप कर दोगे तो आपका डेटाबेस का बैकअप जो होगा वो 100% एक्यूरेट होगा, 1% भी चांस फेल की नहीं होगा अगर ये आप नहीं कर। हाँ, इसमें क्या होगा कि लेकिन अगर मेरा जो ये फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये वेरीफाई बैकअप व्हेन फिनिश्ड है, तो ये उसका भी वेरीफाई करता है, वेरीफाई बैकअप व्हेन फिनिश। ये देखो ये नहीं वेरीफाई करता है, ये वेरीफाई करता है कि आपने जो बैकअप लिया वो कंप्लीट है कि नहीं है। लेकिन अगर डेटाबेस के अंदर किसी पेज में करप्शन है ना, तो ये चीज वेरीफाई नहीं करेगा। अच्छा, ये बस ये वेरीफाई करता है कि बैकअप आपका बराबर हुआ है। समझ गया। अगर कोई एरर आ जाता है डेटाबेस में तो वो तब भी राइट कर देगा, वो उसमें भी करप्शन रहेगा। आप रिस्टोर करोगे, रिस्टोर में दिक्कत आ जाएगी। हेल्दी अगर चेक डीबी करेंगे, चेक डीबी का कमांड में मैं बताऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। चेक डेटाबेस करेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। और ये क्या करता है, वो हर एक चीज को वेरीफाई करता है, पेज लेवल पे भी करप्शन चेक करता है। और अगर करप्टेड होगा तो भैया बता देगा कि ये करप्टेड है, वो राइट ही नहीं करेगा। इसलिए ये 100% एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है स्लो होता है, क्योंकि ये सारे चेक कर रहा है। हाँ, चेक कर रहा है इसलिए स्लो होगा, ठीक है। और ये हमारा होता है कंप्रेशन बैकअप, यानी 2008 से ऑनवर्ड जो है इसमें कंप्रेशन का प्रोविजन आया SQL में कि हम जो बैकअप है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक तो है। ये कंप्रेस जिप में करता है या फिर बैकअप.ba के एक्सटेंशन में करेगा? इसका खुद का फॉर्मेट होता है, मतलब कंप्रेस करने का SQL इंजन का खुद का ही होता है, ठीक है। अब हमने बैकअप ले लिया, compression, no compression only. क्या कह रहा है, आपका अपॉइंटमेंट डाला हुआ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब भी होता है कि जब भी हम बैकअप लेते हैं वो अपेंड ही होता है। एक होता है इनिट, अच्छा देखो इसमें क्या होता है, एक होता है इनिट और एक होता है नो इनिट। अभी इसको स्क्रिप्ट आउट करोगे ना आप तो ये आएगा नो इनिट, यहाँ पे देखो नो इनिट आ रहा है, ओके, है ना। अब इसमें नो इनिट में क्या होता है कि अपेंड, जैसे सपोज करो अब इसी नाम का अगर मैं बैकअप दोबारा इसी पे ले लूंगा ना, तो इसी फाइल के अंदर वो बैकअप दूसरा बैकअप भी ऐड हो जाएगा, उसकी साइज डबल हो जाएगी। हाँ, मतलब सेम साइज का डबल बार चढ़ जाएगा, मतलब वो अपेंड में ही कर देगा। हाँ, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन फॉर्मेट कॉन्फ्लिक्ट विद ऑप्शन नो इनिट, ओके, यानी नो इनिट के साथ ये कंपैटिबिलिटी इसकी नहीं होती है। फॉर्मेट हम तब यूज करते हैं जब कोई मीडिया, मतलब सपोज करो जैसे मैं टेप पे और उस पे अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो वहाँ फॉर्मेट का इशू आता है,
अच्छा। अब मैंने बैकअप ले लिया है, ठीक है, हम्म। और इस लोकेशन पे मेरा बैकअप जनरेट हो गया है, बराबर। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिस्टोर कर रहा हूँ मैं। रिस्टोर करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो फाइलें हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या उनका होता है, लोकेशन। जब भी मेरा डेटाबेस इंस्टॉल्ड होता है तो उसका एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है। कैसे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, प्रॉपर्टी में जाएंगे और डेटाबेस सेटिंग, ये मेरा डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट होता है किसी भी डेटाबेस सर्वर का। यानी डेटा फाइल कहाँ पे बराबर। जाएगी, लॉग फाइल कहाँ पे जाएगा, ये पाथ पहले से ही सेट होता है। अगर मैंने सिर्फ बराबर। क्रिएट डेटाबेस लिखूंगा ना, तो इसी डेटा लोकेशन पे मेरा एमडीएफ बनेगा, लॉग लोकेशन पे मेरा एलडीएफ बनेगा, और बैकअप पे ही बैकअप होगा। अगर मैं बराबर। बिना पाथ के ही अगर बैकअप लेता हूँ तो वो इस पे ऑटोमेटिकली इसी फोल्डर में जाकर रिस्टोर होगा, इसी पाथ पे बनेगा, ठीक है। समझ गया। तो ये चीज़ होती है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है। जैसे हम लिखते हैं ना क्रिएट डेटाबेस, तो डेटाबेस की फाइल यहीं पे जा, जो डिफ़ॉल्ट पाथ सेट होता है वहाँ जाके बनेगा। बराबर। और वैसे हम लोकेशन बता के कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं इसको रिस्टोर, हाँ तो रिस्टोर करें, तो रिस्टोर में हम जैसे देख रहे हैं कि पहले तो ये चीज़ यहाँ पे चेक मार्क हमेशा करना चाहिए कि उसी लोकेशन पे रीलोकेट हो। और दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे जैसे बता रहा था मैं, रिकवरी और ये मैंने बता दिया है, ठीक स्टैंड है। बाय। ठीक है। अब मैं बराबर। इसको क्या करना है मेरे को, नो, रिकवरी। अभी मैं स्टैंड बाय मोड कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टैंड बाय फाइल ये देखो बन रही है, ये फाइल बन जाएगी, ये फाइल एक ओके। टफ फाइल जो टफ होती है करके। ना, अंडू फाइल देखो वहाँ पे बने, लीव द डेटाबेस इन रीड ओनली मोड, अंडू अनकमिटेड ट्रांजेक्शन बट सेव द अंडू ट्रांजेक्शन इन स्टैंड बाय फाइल। तो इसे अंडू टफ फाइल बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब मैं डेटाबेस रिस्टोर कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर, ठीक है। अगर मेरा डेटाबेस, अगर हम इस पे स्टैंड बाय मोड में करेंगे तो स्टैंड बाय मोड का क्या फ़ायदा होता है कि ये सेकेंडरी जो इंस्टेंस है वो रीडेबल होगा, कोई भी क्वेरी कर सकता है। लेकिन अगर वही रिस्टोर मोड में होगा तो कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि भैया कोई ज़रूरी नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगा तब हम एक्सेस कर लेंगे, तो आप वैसा छोड़ दो, है ना। तो अभी मैंने इसको स्टैंड बाय मोड पे कर रखा है। अब स्टैंड बाय मोड पे जैसे हम देखेंगे कहाँ पे बनी फाइल, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लोकेशन कहाँ पे है, ये मेरा SQL इंस्टेंस 3 है, ठीक है। ये मेरा डेटा का पाथ है, ये देखो टफ फाइल बन गई, बराबर। ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो मेरा डेटाबेस करप्ट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। हाँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अब मैं इसमें लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर कर, ये जो टफ फाइल है बेसिकली लिंक है आपका इंस्टेंस, दोनों इंस्टेंस के बीच का। अगर मैं ये कहूँ टफ तो। फाइल तभी बनती है जब मेरा स्टैंड बाय मोड हो। ओके। रिकवरी अगर मेरा रिस्टोरिंग मोड वाला रहेगा तो उसमें टफ फाइल नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली होता है कि यहाँ पे मतलब क्वेरी से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जीवा वाला मोड सबसे इजी मोड होता है कि हमने टास्क में गया और सिप, यहाँ पे सिप ट्रांजेक्शन लॉग है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इनेबल करना है। और बैकअप सेटिंग, अब बैकअप सेटिंग ये हमारा नेटवर्क पाथ है जहाँ पे हमने बैकअप लेना है। तो बैकअप फाइल का पाथ का हमने लोकेशन ये जैसे यहाँ पे हमने बना रखा है कि लॉग शिपिंग ये रिस्टोर का है और एक बैकअप के लिए भी बनाया है। स्टार्टिंग में ये बैकअप के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे अब इसको हम जैसे ये शेयर करके ये पाथ मैंने ले लिया। ये पाथ मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पे नेटवर्क पाथ मैंने दे दिया।
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है कि 72 घंटे में ये ओल्ड फाइलें जो होती हैं TRN फाइलें वो डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा। इसको ये डिफ़ॉल्ट है, इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकअप शेड्यूल जॉब इस नाम से बनते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेशन ऑन करना चाहते हैं तो आप कंप्रेशन ऑन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मतलब बैकअप जो बनेगा वो कंप्रेस बैकअप बनेगा। अब यहाँ पे शेड्यूल टाइम हमने थोड़ा कम कर दिया, 5 मिनट का हम कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम कर देते हैं ओके, इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पे हमें सेकेंडरी सर्वर ऐड करना है। सेकेंडरी सर्वर हमारा कौन सा है, सेकेंडरी सर्वर है, ठीक है। ओके कर दिया। हमने क्या किया है कि ऑलरेडी डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर कर दिया है, तो हमें इन दोनों का यूज़ नहीं करना है कि यस जनरेट अब फुल बैकअप। हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि बिना बैकअप लिए ही हम उसको जनरेट करके और सारा काम करें, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बैकअप ले करके और उसको रिस्टोर कर दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अब कॉपी फाइल कहाँ पे होगी, ये रिस्टोर का, इसको नो वाला ऑप्शन को चूज करना है। कॉपी फाइल अब हमारा किस लोकेशन पे होगी, कॉपी वाले के लिए इसको हम चूज कर लेंगे और इस पाथ को हम दे देंगे। इसी तरीके से ये रिस्टोर का जॉब है, ये कॉपी वाली जॉब है। कॉपी वाली जॉब भी हम चेंज कर देते हैं, 5 मिनट पे कर देते हैं, 5 मिनट पे कॉपी हो। और रिस्टोर जॉब में ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा अगर स्टैंड बाई मोड हो तो उसको स्टैंड बाई मोड वाला चेक मार करके इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेशन बना रहेगा और जब रिस्टोर करने जाएंगे तो उस पर एक्सक्लूसिव एक्सेस नहीं मिलेगा। बराबर। जैसे अगर कोई सपोज करो एप्लीकेशन इसको कनेक्शन बना के रखा रहेगा तो हमें अलाउड नहीं करेगा, तो वो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट कर देंगे। 5 मिनट का हमने दे दिया, ओके कर देते हैं। ये तो अभी हमारा डाटाबेस छोटा है इसलिए 5 मिनट का दिया। हाँ मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसलिए जल्दी से आइडियल टाइम 15 मिनट का ही रखते हैं। हर 15 मिनट पे अपना ये ट्रांजेक्शन चलता रहेगा। ओके। इसको यहाँ से स्क्रिप्ट आउट भी कर सकते हैं, ये फाइल जनरेट हो जाएगा। अब ये आप सेव भी कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं ऐसे। और ये फाइल में अलग से अगर कहीं पे मुझे कॉन्फ़िगर नहीं करना लॉग शिपिंग, वहाँ पे मैं ये फाइल के थ्रू भी कर सकता हूँ। हाँ है ना। स्टॉप भी हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से करना पड़ेगा।
तो अभी हमने स्टैंड बाय मोड में जब भी करेंगे तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट पे चेक मार्क कर कर देंगे। देंगे बराबर ठीक बराबर। है, और ये स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो अभी हमारा ये सक्सेस हो गया, बन गया। अच्छा, अब इसका बेस्ट वे होता है कि अगर हमें देखना है कि मेरी लॉक शिपिंग कैसे चल रही है, तो उसके लिए यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट है। इस पर क्लिक करेंगे। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी किसी से भी खोली जा सकती है रिपोर्ट? हाँ, जैसे प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी किसी पे भी खोली जा सकती है। और इसका पूरा डिटेल अभी देखो, जैसे ये गुड दिखा रहा है लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है इसमें। अच्छा, इसके टेबल्स भी होते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। पर इसमें क्या होता है कि जब भी एक फाइल बनती है WRK फाइल। अब WRK फाइल क्या होती है? होता यह है कि जब भी हम बैकअप कॉपी होता है प्राइमरी सर्वर पर बैकअप होता है, बैकअप TRN होता है। ठीक है, अब जब TRN फाइल प्राइमरी से सेकेंडरी पे कॉपी होती है तो क्या होता है, जब कॉपी हो रहा होता है ड्यूरिंग द कॉपी, इट्स फाइल नेम बिकम WRK, इसका एक्सटेंशन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे अब क्या है कि उसी फोल्डर से जहाँ से कॉपी हो रहा है, उसी फोल्डर से जो एजेंट है वो TRN फाइल रीड करके और रिस्टोर भी कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा। चीज़ को समझो, क्यों, इसकी लॉजिक क्या है। क्योंकि सेम साइमल्टेनियस क्या होता है, उसी फोल्डर पे डेटा, जैसे यहाँ पे हमने 2 फोल्डर बनाई। ठीक है, ये दोनों फोल्डर, एक मेरे पास इसमें बैकअप मेरा कॉपी हो रहा है प्राइमरी से। अब सेकेंडरी सर्वर इसी फोल्डर से लॉग शिपिंग वाले फोल्डर से उठा करके रिस्टोर वाले फोल्डर में कॉपी कर रहा है। तो जब ये कॉपी करता है तब इसके फाइल का नाम जब तक कॉपी हो रहा होता है WRK होता है। ओके। ये ऐसा इसलिए होता है कि इसी फोल्डर से जो हमारा एजेंट है सेकेंडरी सर्वर का, वो डेटाबेस को रीड करके रिस्टोर भी कर रहा होता है। तो अगर फाइल का नाम TRN रहेगा तो हो सकता है कि वो भी फाइल रिस्टोर हो जाए। ओके। इसीलिए बाइफर्केट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने मैकेनिज्म किया है कि जब तक कॉपी हो रहा होता हो तब तक उसका नाम WRK होगा। जैसे कॉपी कंप्लीट हो जाएगा वो TRN में चेंज हो जाएगा। ओके। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो रिस्टोर कर रहा है, अच्छा सपोज करो 5 मिनट के अंदर वो डिलीट भी कर देगा सेम फाइल को? नहीं, डिलीट करना तो 72 घंटे के बाद होता है। बराबर। अब वहाँ पर मल्टीपल फाइल आ गई। हाँ, अब क्या है कि हर फाइल का एक TRN नंबर होता है। बराबर। ठीक है, पूरा कंप्लीट TRN नंबर होता है और हर की एक सीक्वेंस होता है। अब देखो, मैं कभी क्या होता है कि कोई ये कहता है कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन मैंने लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर किया है
और लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने क्या किया कि फुल बैकअप मैंने ले लिया, बराबर। तो मेरा लॉग बैकअप का सीक्वेंस ब्रेक होगा कि नहीं। अब देखो होगा। क्या है लॉग बैकअप का सीक्वेंस क्या है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जो मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया है उस फोल्डर में जाके देखना, सारी स्क्रिप्टें मिल जाएंगी। कौन सा वाला फोल्डर दिया है? ये सारे फोल्डर जो है ना वो सारे उसमें दिख जाएंगे तुम्हें। अच्छा, अब ये देखो ये इसमें है कह रहे हो मेरा आप? बैकअप का डिटेल। ये स्क्रिप्ट ये बताता है कि मेरा जो बैकअप हो रहा है उसके एलएसएन नंबर क्या है। ओके। अब देखो ये बताता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये मेरा बैकअप है, ये मेरा बैकअप चल रहा है। देखो ये ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ टाइम टू टाइम आप देखो कि ये 7 बजे का है, ये 8:40 से है। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है कि ये मेरा ट्रांजैक्शन का एलएसएन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है। अभी बैकअप आ गया, यहाँ पे मेरा फुल बैकअप यहाँ पे पता चल रहा है, मेरा बैकअप टाइप फुल है। ठीक है। इससे पहले वाले देखें हम, यहाँ पे 5:57 पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये मेरा सेकंड है, लास्ट एलएसएन है। अब मेरा लास्ट एलएसएन कहाँ से स्टार्ट हुआ? लास्ट एलएसएन फिर ये पहले वाला स्टार्ट हुआ। तो ये एलएसएन कभी ब्रेक नहीं होता है। एलएसएन तभी ब्रेक होता है अगर मैंने फुल बैकअप ले लिया यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी एक बार ये चल जाने, बीच में किसी ने फुल बैकअप मार दिया अगर, तो मेरा लॉक चेन ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, लॉक चेन का मतलब ये होता है कि ये जो चेन चल रही है ना, ये ब्रेक नहीं होगा। लॉक चेन तभी ब्रेक होगा जब या तो इस पे कोई डेटाबेस रिस्टोर मार दे, या इसका रिकवरी मॉडल कोई चेंज कर दे। कभी भी कोई प्रॉड सर्वर है, कोई डेव सर्वर है, कोई भी सर्वर है, कभी लोग क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन लॉग का साइज बड़ा हो जाता है और रिकवरी मॉडल फुल होता है, तो क्या करते हैं उसको फटाक से ना चेंज कर देते हैं सिंपल में, और वहां से जा करके लॉग फाइल को श्रिंक कर देते हैं। और पर उसका बैकअप नहीं लेते हैं। जब भी आप ऐसा काम कर रहे हैं उसको सिंपल में जाके श्रिंक कर दे रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर फुल करके फिर बैकअप नहीं लेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप फेल होता रहेगा, क्योंकि उसके डेटाबेस का तो बैकअप हुआ ही नहीं। अब क्या होगा, वो आपका फेल होता रहेगा। पहला काम तो ऐसा काम हमें करना नहीं चाहिए। सही बात है। लॉग बैकअप जब भी बड़ा हो जाए तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब उसके या तो हम टाइम टू टाइम बैकअप नहीं ले रहे हैं, हमने बैकअप कॉन्फ़िगर नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि बैकअप लेने के बावजूद भी बैकअप फाइल का एलडीएफ का साइज बड़ा हो रहा होता है। उसके पीछे अलग लॉजिक होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है कि लंबे समय तक चलता ही जा रहा है, तो वो लॉग फाइल लिखता ही जाएगा। तुम्हारा लॉग फाइल कम नहीं होने वाला, इवन तुम बैकअप ले रहे हो बार बार तब भी। तो उसके लिए वो लॉजिक देखना पड़ेगा कि ऐसा वो लंबा इतना क्यों चल रहा है, समझ गया। उसके पीछे क्या लॉजिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ब्लॉकिंग फंस जा रहा है, कुछ कहीं फंस जा रहा है, वो लंबा खींचे तो लॉग राइट करता रहे, डंपिंग करता ही रहेगा वो। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें चेक करना पड़ता है। ठीक है। तो कभी जैसे ये क्वेश्चन आता है कि हम फुल बैकअप लेंगे तो हमारा क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप चलता ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप बन गया हमारा,
बन गया। ठीक है, अभी देखो 9:05 पे बना है, और इसका लास्ट, ये लास्ट लास्ट जो एलएसएन था मोड हमारा, वो अगले का फर्स्ट है। हाँ ये- नहीं, ऊपर वाला, ऊपर है सेकंड लास्ट में ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप है ना। हाँ इसका फर्स्ट बन गया। ये तो ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। अभी इस फोल्डर ओके। में आप देखोगे तो इस फोल्डर में हमारे पास एक बैकअप आ गया होगा, ये इसमें एक बैकअप 5 मिनट में हमारा बन गया है। ठीक है, अभी एक दूसरे पे भी बन जाने देते हैं, यहाँ पे भी एक बन जाए, तब हम थोड़ा सा, यहाँ पे भी आ गया, ये कॉपी हो गया है। अच्छा दोनों सेम ही है यार, एक मिनट रुको, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 1 हुआ अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये बराबर है कि नहीं है। अब ये बताएगा थोड़ा डिटेल में। अब ये बता रहा है कि भाई 1 मिनट पे हुआ है, थ्रेशोल्ड 60 सेकंड मिनट का है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट बैकअप का TRN ये रहा। ये हमारा प्राइमरी है, सीक्वल टू इंस्टेंस मेरा प्राइमरी है। अब मैं सेकेंडरी पे देखता हूँ, तो यहाँ पे वो भी बताएगा रिस्टोर कब हुआ था। अब ये सेकेंडरी पे देखते हैं, तो सेकेंडरी पे देखो अब क्या बता रहा है। सेकेंडरी पे बता रहा है कि लास्ट टाइम 2 मिनट, थ्रेशोल्ड 45 मिनट, और यहाँ पे ये दिखा रहा है लास्ट कॉपी इतना। अच्छा लास्ट अभी रिस्टोर हुआ नहीं है, अब लास्ट रिस्टोर होगा तो वो भी दिखाएगा। और दूसरी चीज़ हम यहाँ जॉब से भी देख सकते हैं कि ये जो जॉब चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया था ना 3 जॉब बनती हैं। तो अभी देखो ये सेकेंडरी है मेरा, सेकेंडरी पे 2 जॉब बन गई हैं, एक कॉपी का है, तो कॉपी वाला आप देखोगे तो सक्सेसफुल चल रहा होगा। ठीक है, अब रीस्टोर वाला देख लेते हैं। रीस्टोर वाला भी जॉब सक्सेसफुल चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाया क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ। तो लास्ट कॉपीड फाइल तो दिखा रहा है, लास्ट रिस्टोर्ड फाइल नहीं दिखा रहा है। चेक कर लेते हैं। ये रीज़न हम देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। हाँ, क्या दिखा रहा है ये, सर्चिंग थ्रू लॉग बैकअप फाइल फॉर फर्स्ट लॉग बैकअप रिस्टोर, corruption could not find a log backup file applied to secondary server. अब एक काम करते हैं, मेरे पास 4 इसके लिए ना ट्रबल शूट करने के लिए इसी तरीके का कुछ टेबल्स हैं, तो हम थोड़ा सा उस पर डिग करके और देख सकते हैं। इन टेबल्स के नाम हैं सेलेक्ट, और ये MSDB में चलते हैं, MSDB डॉट log underscore shipping मॉनिटर अलर्ट। अच्छा ठीक है। और इसी तरीके से एक और होता है, डेटाबेस प्राइमरी। ठीक है, ये प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी के लिए ये प्राइमरी नहीं है ना, ये सेकेंडरी है एक्चुअली में, तो इसे हम सेकेंडरी कर देते हैं।
अब देखो ये डिटेल आ गई, ये टेबल होते हैं MSDB के अंदर, ये होते हैं मिल जाएंगे। अवेलेबल। अब यहाँ भी ये पूरा डिटेल बताया कि ये कॉपी तो हुआ था, अच्छा रिस्टोर भी हुआ है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि 134 ये 0 ट्रांजैक्शन है, और उसके बाद 7:10 पे और लास्ट रिस्टोर्ड हुआ है 34001000, और ये हाँ 7:10 का है, और ये दिखा रहा है ये भी 7:10 का है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये फाइल कौन सी वाली फाइल 3400, देखिए यहाँ पे अवेलेबल है क्या, इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि 3400 ये वाली फाइल है ना। बराबर। 3400 ये हुआ, और इन्होंने अभी रिस्टोर कौन सा किया है, ये पहली वाली। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कि भैया ये सही चल रहा है अभी, मतलब 2 ट्रांजैक्शन पीछे है लेकिन ये चल रहा है अभी। अगर इसका स्टेटस हम देखेंगे तो ये अभी गुड ही दिखाएगा यहाँ पे। ये गुड दिखा रहा है, अब यहाँ पे भी आ गया है ना। ओके। तो अच्छा, ये 2 टेबल्स होते हैं जिसमें ये सारी डिटेल्स आती हैं। डेटाबेस का बैकअप कब हुआ है, कब क्या, मतलब क्वेरी के थ्रू हम देख सकते हैं, और रिपोर्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी हम यही काम कर सकते हैं। ये तो हमारा रहा सेकेंडरी। अब प्राइमरी में आ जाते हैं, प्राइमरी में आते हैं, यहाँ पे यही क्वेरी हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पे प्राइमरी कर देना। अच्छा, ठीक है, ओके। अब यही क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें पूरा डिटेल मिल जाएगा कि अब प्राइमरी क्या है। यहाँ पे बैकअप कब हुआ ये हमें बता देगा, लास्ट बैकअप डेट क्या है, कब हुआ है, ये हमें पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक सेकेंडरी में एक और होता है, सेकेंडरी करके ही होता है, सिर्फ सेकेंडरी, मतलब वो भी ये डिटेल देता है थोड़ा सा। इसमें जो डिटेल हो थोड़ी स्पेसिफिक होती है, जैसे लॉक शिपिंग अंडरस्कोर सेकेंडरी है ना। ये सब प्राइमरी की डिटेल होती है, इसमें सेकेंडरी सर्वर कौन सा है, ये ऊपर वाले पे चलेगी शायद, नहीं किस पे अगर नहीं चलेगी तो इसी ठीक है, पे ठीक है, चलना चला चाहिए। जाए। स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग सेकेंडरी जो होगा कि सेकेंडरी होगा। नहीं, अगर स्पेलिंग अगर गड़बड़ होती तो तो ऊपर एरर दे देता। हाँ ये है, केवल आ एक गया। मिनट ये नीचे वाला वाली चेक देख कर लो। लेते हैं। इसमें 2 है ना, सेकेंडरीज दिख गया था, हाँ ये वाला है। तो अब यहाँ पे ये पूरा, इसमें बेसिकली ये डिटेल बता रहा है कि सेकेंडरी सर्वर हमारा कौन सा है। इसमें प्राइमरी का डिटेल बताएगा, डेटाबेस का नाम बताएगा, पाथ बता देगा। ठीक है, और ये टाइम पीरियड, जॉब का जो भी जॉब चल रहे हैं वो सबकी आईडी पूरी डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज है, जो हाँ। रिस्टोर हुआ ना, शायद उसने एक स्किप कर दिया है। नहीं जो नहीं, सबसे स्किप पहला देखो स्किप कुछ नहीं होता है। अब वो अभी क्या कर रहा होगा कि हमने देखो 5 मिनट का हमारा अंतर चल रहा है बराबर। हमारा बैकअप हुआ 5:10 पे, कॉपी हुआ ठीक है। 5:15 पे, रिस्टोर कब हो रहा है 5:20 5 पे। 20 मिनट तो पे, जाहिर सी ठीक बात है भाई 10 मिनट का तो अंतर चलेगा ही ना। नहीं चलेगा। नहीं, फाइल देखो, फाइल जो जनरेट हुई है, फाइल देखो कौन कौन सी जनरेट हुई है। अब देखो अगर यही जॉब मैं दोबारा चला दूं तो अभी देखना, अभी मैंने इसको चला दिया है। ठीक है, अब देखो तुम, अब यही अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
अब देखना तुम, अभी मैंने इसको चला दिया, मैनुअली चला दिया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3400, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3400 आ गया, आ गया ना। अभी मैंने मैनुअली चला दिया कि 10 मिनट का अंतर था, इसलिए मैंने मैनुअली चला दिया, मतलब उसको री एग्जीक्यूट कर दिया। 5 मिनट बिना वेट किए मैंने चला दिया, तो जो भी था ये भी रिस्टोर हो गया, है ना, उसी समय का, अभी का रिसेंट का हाँ। रिस्टोर हो गया। नहीं तो इसमें जो अगर मैं मैनुअली चलाऊंगा, जैसे बाय चांस पहले मेरा एक रिस्टोर हो चुका है, तो अरे उसके भाई, बाद वाला मेरी रिस्टोर बात करेगा सुनो। कि पहले से शुरू कर देगा? मेरी बात सुनो, जॉब में तुमने एक सीक्वेंस बना दिया ना कि भाई अब ऐसा तो है नहीं पहले बैकअप होगा तभी तो रिस्टोर करेगा वो। एक समय पे तुमने बैकअप- बैकअप लिया, तो जब बैकअप होने में जो टाइम लगा, मैं कह रहा हूँ 5 बजे बैकअप स्टार्ट किया, अब मैं 5 मिनट का ही दे रहा हूँ, तो 5 पे मेरा कॉपी होगा और 5:10 पे ही मेरा रिस्टोर चला, तो 10 मिनट का तो ऐसा ही गैप हो गया। अब तब तक बैकअप वाला फिर दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, तो वहाँ जो फाइल का सीक्वेंस 10 मिनट में 2 फाइलें तो मेरी जाएंगी ना, 2 फाइलें पीछे रहेंगी, वही तो कर रहा है वो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुम बैकअप भी चालू करो, रिस्टोर भी चालू करो, साइमल्टेनियस तो कोई काम नहीं होगा। जब तक वो फाइल बनेगी नहीं तब तक वो रिस्टोर कैसे होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे मेरी 5-6 फाइलें बन गई थी, हाँ। मेरा 5 बजे से वो चल रहा था, ठीक है, फाइलें बन रही थी, रिस्टोर हो रही थी। अगर बाई चांस कोई 6 बजे गलती से इसको मैनुअली दोबारा चला देगा बाई चांस, तो उस केस में क्या होगा? देखो, पहला क्या है, किसी ने बैकअप मैनुअली चला दे, कुछ भी कर दे, मेरे से उससे मतलब नहीं है। बैकअप चला देगा तो एक फाइल और बन जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर चल रहा होगा तब वो जॉब फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो, मेरा अगर कोई ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर में देखो क्या चल रहा है, अभी कुछ नहीं चल रहा है। अभी अगर ये कोई चल रहा हो, कोई भी जॉब अगर मेरा चल रहा हो और उस समय अगर मैं उसको फिर से ट्राई करूँगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहाँ पे एरर दे देगा, चलती हुई जॉब दोबारा चलेगी नहीं, फेल हो जाएगा, समझे? और अगर मैं रिस्टोर की मैनुअली चलाऊंगा तो सबसे लास्ट वाला ही रिस्टोर करेगा ना? अरे विनीत बाबू, अबे लास्ट वाला क्यों? सबसे पहले देखो, जो रिस्टोर नहीं हुआ है, बात समझो इस चीज को। हाँ, वही कह रहा हूँ, जो रिस्टोर नहीं हुआ उसी को करेगा ना। पहले सबसे पहले ये रिस्टोर हुआ था, हमने जो देखा था, और हमारा ये दोनों भी कॉपी हो गए थे। जब मैंने रिस्टोर वाला चलाया तो उसने ये भी रिस्टोर किया और ये भी रिस्टोर किया। उस टाइम फ्रेम तक जो भी अवेलेबल रहा उन्हें सारे कर दिए। जो रिस्टोर नहीं हुआ उसी को करेगा, हैं? मतलब जो रिस्टोर नहीं हुआ है हाँ, उसको ही रिस्टोर कर देगा। जो रिस्टोर मतलब वो एलएसएन नहीं तोड़ेगा ना, सीरियल नंबर नहीं एलएसएन था। तोड़ेगा। अब एलएसएन का कॉन्सेप्ट तो यही है ना भाई, बैकअप जो हमने लिया, यहाँ पे बताया मैंने, वो इसीलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि जो एलएसएन ऑलरेडी रिस्टोर हो चुका है उसमें दोबारा तुम तो रिस्टोर तो कर नहीं पाओगे। लॉग बैकअप में क्या होता है कि लॉग बैकअप में भाई तुमने लिखा ए से बी तक लिख दिया है, ए से बी तक तुम्हारे डेटाबेस में ऑलरेडी है, फिर ए से बी डालोगे तो कहेगा ये तो है ही है हमारे पास, अब बी से सी दो मुझे, है ना। और एलएसएन में ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं है कि एक भी अगर कोई फाइल मिस हो गई तो रिस्टोर नहीं होगा, फिर वो करप्ट है। हाँ, फिर वो यही बोलेगा कि भैया ये है, ये पहला वाला ये आपने नया दे दिया, हमें तो पुराना चाहिए, या ये अभी ये बैकअप आया ही नहीं है। नहीं तो विजय सर, आप ये लाइव में प्रोडक्शन में भी ऐसा कर सकते हो, जैसे वहां पे 7-8 फाइलें बन गई, हाँ। और आप ये भी मानते हो कि इसमें मैपिंग, इसमें जो हमारा ट्रांजेक्शन लॉग शिपिंग चलता है, देखो इसमें 10-15 मिनट का गैप चलता है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक टाइम पे एक बार आप भी मैनुअली रिस्टोर लगा दो सारे, तो वो सारे रिस्टोर हो जाएंगे वन बाय वन। सपोज कर लो कुछ ऐसा है, ऐसा तुम्हारे पास अभी रिक्वायरमेंट आ गई कि मतलब भैया अभी 15 मिनट का नहीं, अभी करके चाहिए, अभी मेरे को रिस्टोर करके वहाँ पे टेस्टिंग करनी है। जैसे मेरा डीआर साइट है, अब डीआर साइट में टेस्टिंग होनी है, अब तुम्हारा 15 मिनट का गैप चल रहा है, फाइलें वहाँ पे कॉपी हो रही हैं और भी 15 मिनट का लेटेंसी है, तो करने के लिए अगर मैं मतलब जैसे है रिक्वायरमेंट ऐसा तो कर सकते हो,
कर सकते 15 हैं ना। मिनट में तुरंत जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो तुम्हारी फाइल जो TRN जनरेट हुई थी वो यहाँ पे आ गई है, खत्म बाल। समझ गया। वो तो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि के ऊपर वैसे नॉर्मली मतलब ऐसा चल रहा है तो कौन डिस्टर्ब, बार बार कोई मैनुअली थोड़ी ना करने जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट उस तरीके की है कि अभी कोई चीज़ मीट आउट करनी है तो वैसे हम कर सकते हैं। समझ गया। अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक काम किया था कि मैंने क्रॉस, जैसे एक डोमेन में होता है, जैसे तुम्हारे पास एक डोमेन है और मेरे पास ऐसे थे 2 डोमेन की, मतलब एक था रैक स्पेस में एक था मेरा सर्वर और दूसरा था AWS के अंदर, ओके। समझे। उसके अंदर ये जो एजोर वाला, अपना एजोर वाला, नहीं, एजोर एक दूसरा चीज है, दोनों मतलब क्लाउड हैं। जैसे रैक स्पेस है अपना एक अलग क्लाउड हाँ है, मैं समझ गया। एजोर अलग क्लाउड है और AWS अलग क्लाउड है। तो अब जो सर्वर AWS आई थिंक अमेज़न का है शायद। हाँ, एक अमेजोन में था और किसी डेटा सेंटर में, और एक रैक स्पेस का किसी मतलब डेटा सेंटर में था। अब उन दोनों में मैंने लॉग शिपिंग करी थी, तो दोनों क्या हो गए, क्रॉस, समझो क्रॉस एप्लीकेशन, मतलब एक इन्वायरमेंट सेम नहीं है, नहीं है, अब सेम नहीं दोनों है। में हाँ, क्रॉस, इसके लिए फिर परमिशन वाला इशू फंसा था। फंडा आता है। हाँ, कि अब भैया कि यहाँ का डोमेन का परमिशन हम वहाँ नहीं दे सकते क्योंकि ये तो उस डोमेन को जानेगा नहीं, नहीं आप जानेगा, किसी दूसरे डोमेन, क्रॉस डोमेन वाले को कैसे दोगे परमिशन। नहीं दे तो सकते। यहाँ पे ये बड़ा ही मतलब अच्छा सिनेरियो समझ में मिला। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जब भी ऐसा चीज़ मिले जहाँ पे क्रॉस डोमेन हो, मतलब इन्वायरमेंट अलग अलग हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें परमिशन देनी वहाँ पे उसी नाम का, जैसे यहाँ पे मेरा एक यूजर है, सपोज करो जैसे सीक्वल टेस्ट मैंने बनाया था यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि उसके जिस मशीन पे हमको परमिशन देनी है, जहाँ पे जो शेयर्ड फोल्डर है उसमें उसी नाम का जो सर्वर हमारा डोमेन ए है उसमें जो यूजर है सीक्वल टेस्ट, अब उसको हमें दूसरे मशीन में परमिशन देने, तो हम क्या करेंगे, सीक्वल टेस्ट नाम का ही उसी मशीन पे एक लोकल यूजर बना देंगे, वो ठीक है, और उसको परमिशन दे देंगे। तो इस तरीके से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब क्रॉस तरीके वो क्या करता है, वहाँ पे वो अज़म कर लेता है कि भाई ये नाम यहाँ पे भी वही नाम है, वो वहाँ पे भी वही नाम है, तो परमिशन वो रेप्लिकेट कर लेता है। अच्छा, हाँ, बट ये ऐसे में काम कर सकता है जैसे डिफरेंट डोमेन में आप काम कर रहे हो, तो उसमें तो वो समझेगा ही नहीं, मतलब ये वाला डोमेन उस वाले डोमेन को। नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसमें उसका सोल्यूशन ये है कि उसमें क्या लोकल अकाउंट बनाते हैं और जो शेयर फोल्डर है उसको लोकल अकाउंट का परमिशन दे देते हैं। तो आप क्या होगा, जब तुम एक्सेस करोगे इधर से ना, तो वो लोकल अकाउंट वहाँ पे काम कर जाता है, उसको परमिशन मिल जाता है। अच्छा, और एक चीज और, उसमें कुछ परमिशन भी खुलवानी पड़ती है डोमेन वालों की तरफ से जिन्होंने दिया है। हाँ, परमिशन तो भाई ऐसा है कि नहीं, जैसे तुम्हारा जो भी, जब पहले चीज तो ये होता है कि जब लॉग शिपिंग इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है तो कई चीज़ें होती हैं। एक तो फाइल शेयर तुमको एक्सेस होना चाहिए, फाइल शेयर का पोर्ट हो, अगर दूसरा, अभी देखो क्या है कि तुम एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो अभी तुम्हें चीज़ें पता नहीं चलती कि पोर्ट भी कि कोई चिड़िया का नाम है। अब जब तुम यही छोटी सी चीज़ किसी दूसरे इन्वायरमेंट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, अरे यार ये भी चीज़ करना पड़ता है। अच्छा, फायरवॉल में भी पोर्ट ओपन कराना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि क्लाउड पे सब कुछ ब्लॉक होता है, वही चीज़ें खुली होती हैं जो तुम्हारी ज़रूरत की हैं। अब तुमको फाइल शेयर करना है तो वहाँ पे वो फाइल शेयर के लिए जो पोर्ट यूज़ होता है वो तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा, जो पोर्ट तुम यूज़ करते हो वो अलाउ करना पड़ेगा। जैसे RDP लेते हो तो RDP का पोर्ट अलाउ करना पड़ता है। तो उस वहाँ पे तुम्हें हर एक चीज़ जो है वो पोर्ट ओपन कराना पड़ेगा, इस फायरवॉल पे भी उस फायरवॉल पे भी। जैसे अभी मैं ऑलवेज ऑन पे काम कर रहा था, वहाँ पे ऑलवेज ऑन पे सारा चीज़ हो गया था, लेकिन अब आगे हम देखेंगे उसमें मैं बताऊंगा। हम क्या कर रहे थे कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर को एक्सेस करके उसका डेटाबेस हम वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर पाते, रिस्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में पता चला कि वहाँ पे इंड पॉइंट का एक पोर्ट होता है। ऑलवेज ऑन जब बनाते हैं तो इंड पॉइंट का पोर्ट होता है जो कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 4022। मिररिंग में भी वो काम आता है।
हाँ हाँ सही प्राइमरी कह रहे हो, सही कह सर्वर रहे और सेकेंडरी सर्वर में 5022 और सेकेंडरी में हो। 221 21 5023 और टू वन 5024, ये 3 पोर्ट होते हैं हाँ। जैसे। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो इंड पॉइंट का पोर्ट होता है 5022, अब वो क्या था, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे उसका पोर्ट नहीं खुला हुआ था, तो हम अब क्या कर रहे थे, डेटाबेस तो वहाँ पे हम रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन वो इंड पॉइंट कॉन्फ़िगर ही नहीं तो अच्छा। अब दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो सेकेंडरी इंस्टेंस है यानी इंस्टेंस 3, इसमें मैं एक यूज़र बनाऊँ जो कि मेरा इस डेटाबेस को एक्सेस कर सके रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, सीक्वल यूज़र। तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि लॉगिन जो होता है वो इंस्टेंस लेवल पे होता है और जो यूज़र्स बनते हैं वो हमेशा डेटाबेस लेवल पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे सपोज़ को ये बेनिफिट क्या हुआ हमने किया, तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे ये टेस्ट टेबल है, अब टेस्ट टेबल में मैं कुछ रिकॉर्ड, यहाँ पे ये चीज़ तो देखा नहीं हमने, कुछ चीज़ें और इसमें रिकॉर्ड हमने कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही मैंने कुछ रिकॉर्ड डाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वेट नहीं कर रहा हूँ और मैंने अभी मैन्युअली इसे बैकअप की जॉब चला दी, ठीक है। और मैं एक बार इस पे जाके ये मैंने कॉपी की चला दी और अब मैंने रीस्टोर की भी चला दी। ठीक है, अब मैं इसमें देखूं टेबल्स के अंदर क्या हो गया। बीस रिकॉर्ड हैं क्या? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्राइमरी में कितने थे। यहाँ भी 20 रिकॉर्ड है। इस तरीके से हमने देखा कि दोनों सिंक हो गए हैं। तो ये स्टैंड बाय, अगर हम जैसे मेरा स्टैंड बाय मोड में यही होता है कि हम इसको क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि स्टैंड बाय मोड में मेरे को एक यूज़र बनाना है जो कि इस डेटाबेस को एक्सेस कर सके। तो लॉगिन तो मैं बना सकता हूँ लेकिन यूज़र नहीं बना पाऊँगा इधर, क्योंकि ये रीड ओनली डेटाबेस है। रीड ओनली डेटाबेस में कभी हम यूज़र बना नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप बनाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं बन पाएगा। जैसे सपोज़ कर लो मैं बना रहा हूँ यूज़र, मैं एक लॉगिन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लॉगिन के लिए मैंने क्या बताया था कि क्रिएट लॉगिन, ठीक है, विथ नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने एक नाम दे दिया टेस्ट रिपोर्ट करके, या एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं SVC, मेरी सर्विस अकाउंट मैंने बना दिया टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, विथ पासवर्ड, और एक मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अब मैंने ये तो यूज़र बना दिया। अब इसी यूज़र्स को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने, ये डेटाबेस का नाम मैंने कर दिया, सॉरी,
डेटाबेस का नाम कर दिया और इसको कर दिया गो, एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट यूज़र। तो यूज़र हम कुछ भी बना सकते हैं, हम चाहे तो इसी नाम का यूज़र बना लें या किसी और नाम से इसको मैप कर सकते हैं। फॉर लॉगिन, इस लॉगिन के लिए अब मैं यूज़र बनाऊंगा। तो देखो ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या आ गया? फेल टू अपडेट डेटाबेस करप्शन बिकॉज द डेटाबेस इज इन रीड ओनली मोड। तो ये मेरा क्वेरी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करें? अब हमें तो इसमें यूज़र बनाना ही है, इसको एक्सेस चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इसे हम प्राइमरी सर्वर पे बनाएंगे। तो पहले हम ये जो लॉगिन हमने बनाया था इससे पहले डिलीट मार देते हैं। उसका रीज़न क्या है वो भी बताता हूँ। ये हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हम उठा के यहाँ पे इसको कट करते हैं और प्राइमरी सर्वर पे आ जाते हैं। प्राइमरी सर्वर मेरा ये है, यहाँ पे जाके मास्टर में, और यहाँ पे हमें लिख देना है, ये डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना गो, लिखना यूज़, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये बन जाएगा, बन गया, हमने बना दिया यूज़र। अब हमें परमिशन देना है, सपोज कर लो उसको हमने डेटा रीडर का परमिशन देना है, ठीक है। तो sp_ add रोल, इसके लिए परमिशंस हम कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, ऐड मेंबर रोल, ठीक है, और ये हमने दे दिया DB डेटा रीडर, और इसका नाम दे दिया हमने, ठीक है। मास्टर, तो इसके लिए मतलब बेसिकली हमारा पर्पस क्या है? पर्पस हमारा ये है कि अल्टीमेट जो है हमारा जो यूज़र्स है उसको एक एक्सेस मिल जाए, ठीक है। अब मेन इसके लिए क्या होता है कि जैसे जो सपोज कर लो लॉजिक इसके पीछे ये है कि बिजनेस ये चाहती है कि एक ही सर्वर पे लोड ना पड़े, है ना। अगर एक ही सर्वर पे लोड पड़ेगा तो उस पर फिर क्या दिक्कत होगी? उस पर भाई जाहिर सी बात है कि फिर जो प्राइमरी सर्वर होगा वो फिर उस पर हमारा लोड बढ़ रहा है, तो लोड को हम इसे कहते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि लोड आप डाइवर्ट कर दो, या लोड शेयरिंग बोल रहे हो, या आप कह सकते हो लोड बैलेंसर का काम कर रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो आप जो है ये कमांड हम यूज़ कर देंगे,
तो अभी हमें क्या करना है, ये सेकेंडरी सर्वर है हमारा। अब जैसे हम आ गए यहाँ पे सिक्योरिटी में आते हैं, लॉगिन पे हम आ गए, ये मेरा टेस्ट है। हम क्या करें, यहाँ पे मैपिंग पे आए और हमें यहाँ पे देना है जो हमारा डेटाबेस है ये, इस पे हमें देना है डेटा रीडर। हमने कर दिया स्क्रिप्ट आउट, ठीक है। तो यूज़ डेटाबेस किया हमने, ये यूज़र हमने बना दिया। हमें ये रोल सिंपली हमें असाइन करना है, अल्टर रोल डीबी डेटा क्रिएटर टू मेंबर टेस्ट हमने दे दिया है। क्वेरी किसे भी कर सकते हैं, इसे पूरा साथ एक साथ चलाना पड़ेगा। इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये टेस्ट एसक्यूएल बना हुआ है इसमें, इस वाले उसमें? हाँ, एक मिनट इस पे हम बना देते हैं। अच्छा, एसवीसी टेस्ट पे थे, एक मिनट। इसे सिंपली ये जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखोगे आप कि ये जो मेरा डेटाबेस है यहाँ पे, ये प्राइमरी इंस्टेंस है मेरा। ये सिक्योरिटी में हम आएंगे, सिक्योरिटी में यूज़र्स में इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मेरा ये आ गया। इसे हम चेक करेंगे तो ये मेरे को दिख जाएगा, मेंबर रोल में मेरे पास डेटा रीडर है, बराबर। ये मैंने प्राइमरी पे बना दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर से वही एक्टिविटी करता हूँ। मैंने ये बैकअप जॉब मैंने चला दी, या तो 5 मिनट का वेट करूँ और या फिर ये मैं चला दूँ। मैंने कॉपी चला दिया, और अब मैंने ये भी चल गया। अब हम देख सकते हैं कि इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। सिक्योरिटी में आते हैं, यूज़र्स में आते हैं, ये यूज़र्स बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये परमिशन भी दिख रहा है, बराबर। पर इसका लॉगिन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने लॉगिन अभी बनाया ही नहीं है। तो अगर हम यही लॉगिन, जैसे ये लॉगिन बना देते हैं, यहाँ पे यही लॉगिन हम बना देते हैं, तो क्या होगा। ये लॉगिन हमने बना दिया, ये रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे अब आप देखोगे इसमें परमिशन ही नहीं होगा, जबकि वो यूज़र वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये क्यों हुआ ऐसा, ये केस हो गया ऑर्फन यूज़र का केस। बराबर। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys logins where name equal to, अगर हम इसका नेम देखते हैं तो ये आएगा, इसकी SID ये है, ठीक है। अब यही क्वेरी अगर हम इसमें करते हैं, select star from sys users where name equal to, ये नेम उठा कर पेस्ट मार देते हैं।
तो क्या आएगा, इसकी SID ये है। अब देखो दोनों के SID में अंतर है। ये दोनों अंतर है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। तो आपके पास फिर क्या आता है कि भाई हम SP_ change_ user_ login से कर सकते हैं, पर ये है रीड ओनली, यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ये डिलीट करना पड़ेगा। पहले तो आप डिलीट कर ही दो, ये हमने डिलीट कर दिया। अब हमने प्राइमरी वाले सर्वर से, यानी ये मेरा प्राइमरी सर्वर है, यहाँ से हमने इसकी ये निकाल ली है SID। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी सर्वर पे ही SID थी ना इसकी, एक बार चेक ही कर लेते हैं फिर से। प्राइमरी सर्वर पे हमने ये है SID इसकी, ठीक है। 2x करके इसकी SID है। अब हम क्या करेंगे, इसकी SID यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी वाले सर्वर पे। यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट लॉगिन, सेम लॉगिन। यही लॉगिन विथ पासवर्ड इक्वल्स टू test123, SID इक्वल्स टू दिस वन के, ठीक है। अब हमने उसको बना दिया। अब आप देखो, ठीक है, आया समझ में? हाँ आगे तो है। तो मेरा पर्पस मतलब SID लेने के बाद वो उसको परमिशन मिल जाएगी SID की वजह से, ये हुआ या फिर? हाँ, SID की वजह से। तो ऑर्फन यूजर को उठाना, हाँ, ऑर्फन यूजर फिक्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो है रीड ओनली। इसलिए हमें जब यूज़र बनाएंगे प्राइमरी से सेकेंडरी पे, तो प्राइमरी से हम SID निकाल लेंगे और उस SID के साथ ही यूजर बना देंगे, तो वो उसको परमिशन में अलॉट हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये सारे जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इंटरव्यू के पर्पज़ से भी बता रहा हूँ। अभी तक जितने भी सेशन में मैक्सिमम लॉग शिपिंग के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कवर्ड हैं इसमें। ओके, समझे? अब एक मोड तो हमने ये देखा, अब दूसरा मोड क्या था, रिकवरी वाला मोड है। तो रिकवरी वाले में कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि डेटाबेस हम, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है कि हमने सपोज कर लो अभी रिकवरी में है मेरा ये डेटाबेस, ठीक है। अभी लॉग शिपिंग मेरा कॉन्फ़िगर्ड है, लॉग शिपिंग मेरा प्राइमरी से सेकेंडरी चल रहा है और ये कॉन्फ़िगर्ड भी है, स्टेटस बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसको, अभी हम मेरा क्या है चल रहा है कि ये जो डेटाबेस यहाँ पे है मेरा सेकेंडरी में, सॉरी, ये स्टैंड बाय मोड में है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको चेंज कर दूँ, रिस्टोर मोड में करना चाह रहा हूँ।
अच्छा हम ले जा सकते हैं। है ना। रिस्टोर मोड में चाह रहा हूँ कि चेंज हो जाए, तो रिकवरी। क्या कर सकते हैं? अच्छा या अगर रिस्टोर मोड में है तो रिस्टोर मोड से मैं स्टैंड बाय मोड में कैसे लाऊंगा? मिनिमम स्टेप क्या होंगे? स्टेप्स। अब जैसे लॉक शिपिंग मेरा कॉन्फ़िगर्ड यहाँ से है, तो हमने क्या किया हुआ, डेटाबेस को हमने यहाँ पे पापा मुझे जानना था। जो डेटाबेस हमने दे रखा है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिकवरी मोड में चेंज हो जाए। यहाँ पे अभी क्या था, ये प्राइमरी वाला स्टैंड बाय मोड में था। अब मैं इसको रिकवरी कर देता हूँ। मैंने और कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ ये चेंज किया है। रिकवरी में मैं रिकवरी कर देता हूँ और अब मैंने अप्लाई कर दिया, ये मेरा सक्सीड हो गया। ठीक है, और मैंने कोई चेंज नहीं किया है, मैंने रिकवरी में चेंज कर दिया है। और एक बार मैं ये जॉब चला दूंगा बस, ये मैं बैकअप जॉब चला दिया। ठीक है, अब मैं सेकेंडरी पे जाता हूँ। मैंने ये जॉब चला दिया और फिर रिस्टोर वाला जॉब चला दिया। जॉब तो हम किसी वाले से भी चला सकते हैं, चाहे प्राइमरी पे रहें सेकेंडरी पे रहें। CLI से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप चेक कर लो इसको। अच्छा, यहाँ पे हम डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। मेरा रिस्टोरिंग डेटाबेस हो गया। ओके, स्टैंड बाय में से अब वो टफ फाइल हट गई होगी। डाटा में। मैं तो टफ फाइल लेकिन पुरानी 5-20 से शुरू की पहले की बनी हुई है। है। पहले की बनी 5-20 की बनी हुई है अभी तो। क्योंकि ये टफ फाइल अगर मैं डिलीट भी कर दूं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि रिस्टोर मोड में टफ फाइल का कोई यूज़ नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर हमने कोई भी मोड ट्रांजैक्शन से उस सपोज कर लो, मैंने स्टैंड बाइट से अगर मैं रिस्टोर मोड में गया, रिस्टोर मोड से इसमें गया, तो क्या मिनिमम स्टेप होगा। तो ये हम यहीं से चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद हम एक बार फिर से बैकअप और वही जॉब चला देंगे। बैकअप, कॉपी, रिस्टोर, एक बार फिर से ख़त्म। ओके, सारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। हाँ, मेरे को और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। और ओके, दिक्कत क्या आती है इसमें, लेटेंसी की दिक्कत आती है कि जैसे अच्छा। सपोज कर लो, अब लेटेंसी में कल डिस्कस करते हैं ना। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। मतलब
6 से 8 हो गए, पता ही नहीं लगा यहाँ तो। हाँ मतलब टॉपिक अच्छा हो तो पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। इसका रिकॉर्डिंग बताना बाकी है ना। हाँ हाँ, ये मैं भेज दूंगा भाई। ठीक। ओ बड़े चलो बाय।